इस कंपनी के बारे में मैं कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे और देखेंगे कि फ़िलहाल इस कंपनी का क्या स्थिति है, इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। इन चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये मन्नापुरम फाइनेंस क्या है, मतलब करती क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मन्नापुरम फाइनेंस इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब मन्नापुरम फाइनेंस NBFC कंपनी है, ठीक है। ये NBFC सेक्टर में आती है और ये क्या करते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर की तरह ही है पर बैंक नहीं है। समझ रहे हो आप, ये लोन देती है, ये गोल्ड रख के लोन देती है लोगों को, पर ये बैंक नहीं है, इसीलिए ये है नॉन बैंकिंग, पर फाइनेंस करती है ये। which provide a wide range of fund based and fee based services including gold loans, money exchange facilities etc. मतलब ये लोगों को फंड देती है और फीस लेके भी फंड देती है और गोल्ड लोन देती है, मनी एक्सचेंज फैसिलिटी देती है और बहुत सारे डिपॉजिट भी लेती है ये लोगों से और उस पर इंटरेस्ट भी देती है लोगों को। ये तो एक तरीके से बैंक का ही काम करते हैं पर ये बैंक नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन काम है कि ये सोना लेके लोगों को लोन देती है। मन्नापुरम फाइनेंस क्या करती है, लोगों से सोना लेती है और उस सोना के बदले में ये लोगों को लोन देती है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया जाए। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि फास्ट ग्रोथ पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2008 से फाइनेंशियल ईयर 2012 तक में बहुत तेज़ी से इस कंपनी ने ग्रोथ किया था। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन गोल्ड प्राइसेस मन्नापुरम ग्रू देयर ब्रांच नेटवर्क मोर देन ग्रेटर देन 6.5 टाइम्स इन अ पीरियड ऑफ 4 years। मतलब मन्नापुरम ने अपने ब्रांचेस को बहुत तेज़ी से ग्रो किया था फाइनेंशियल ईयर 8 से फाइनेंशियल ईयर 12 के बीच में। करीब 436 ब्रांचेस, ठीक है, 2008 में थे इसके, और वही 2012 में आते आते करीब 3000 ब्रांचेस हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दिखाया था इन्होंने। और उसी पीरियड के दौरान 2008 से 2012 के दौरान इसका जो AUM था, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको दिख सकेगा ये AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 90% से भी ज़्यादा के तेज़ी से ग्रो हुआ था, जो कि करीब पहुँच गया था 11,532 करोड़ के आसपास। एक चीज़ यहाँ पर आपको और दिखा दूँ मैं कि गोल्ड टनेज इंक्रीज टू 65.6 टन, मतलब करीब 65.5 टन सोना इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी था। और अगर हम कुछ देखें तो कंसोलिडेशन पीरियड भी आया, 13 से 14 के बीच में गोल्ड के प्राइसेस गिर गए थे जिसके कारण, और कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए थे। इसका गोल्ड AUM और जितना सोना इसके पास था उनमें थोड़ा सा गिरावट आ चुका था फाइनेंशियल ईयर 2014 में। 2014 के बाद से अभी तक इसका जो गोल्ड AUM था, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो 13% के रफ्तार से बढ़ा है और ये 2020 में करीब 16,000 या 17,000 करोड़ के आसपास इसका AUM पहुंच चुका है 8,000 से, जो कि देखा जाए तो ठीक ही ग्रोथ है, ग्रोथ अच्छा ही हुआ है। और कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ये अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखो, कंपनी टू मोर डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनी। मतलब पहले ये इसका जो स्टार्टिंग था एज अ गोल्ड लेंडर, गोल्ड लेके ये पैसा देती थी लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, पर अब उसका वो बिज़नेस धीरे धीरे कम होते जा रहा है और ये दूसरे सेक्टर्स में भी जा रही है। जैसे ये माइक्रो फाइनेंस में जा रही है, जैसे ये होम फाइनेंस में जा रही है, ये व्हीकल फाइनेंस में जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, पर अभी भी इनका मेन काम यही है कि सोना लेके ये लोगों को लोन देते हैं। और मतलब ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देखो आगे चल के कितना इसमें ये सफल हो पाते हैं। और अगर आप देखा जाए तो कुछ रेशियोज पे यहाँ फोकस करते हैं। मन्नापुरम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 24%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका बहुत अच्छा है, ठीक है।
यहाँ पर आप ROA और ROE देख लो। रिटर्न ऑन एसेट है 6.1% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 29%, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसको जानना ज़रूरी था मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। अब देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स को देखते हैं। फ़िलहाल इसका जो मार्केट कैप चल रहा है वो है 14,321 करोड़ का। मीन्स देखा जाए तो ये मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 169 का चल रहा है और हाई लगाया था इसने इस साल 224 का और लो है 139 का, और कभी करीब करीब ये बीच में चल रही है, अपने हाई और लो के बीच में। इसका अगर आप यहाँ पे ये देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो है 8.5, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। इसका वैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल। आप अगर यहाँ पे ये भी देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी ये 1.18% का दे रहे हैं। ROCE भी करीब करीब 15.5% का है। ROE तो बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें कंपनी का अच्छा है, रेशियोज़ अच्छे हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें देखें, नीचे आया जाए तो यहाँ प्रोज एंड कॉन्स में देखा जाए तो प्रोज दिखा रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 38% का करीब करीब प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का करीब करीब 26% से ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में, और कंपनी का कोई कॉन्स है ही नहीं, मतलब कंपनी का कोई बुरा चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे कंपनियों से तो इसका सबसे लो वैल्यूएशन है। इसका पीई है 8.15 का, और बाकी कंपनियों का देख लो पीई से डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज़्यादा तक का वैल्यूएशन है। बजाज फाइनेंस का 93 का पीई है, वहीं मन्नापुरम फाइनेंस का 8 का पीई है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2006 में 20 करोड़ का था, और आज कंपनी का रेवेन्यू 2021 में करीब करीब 6,500 करोड़ का है। मीन्स पिछले उधर मान के चलो 4 और इधर 11, पिछले 15 साल में कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। सो अगर अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पर देखो, प्रमोटर 2018 में करीब करीब 35.5% का होल्डिंग रखा हुआ है, और अभी भी 35% का होल्डिंग बना हुआ है प्रमोटर का, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप ये देखो तो FIIs का करीब करीब 40% का होल्डिंग था, जो कि अभी घट के 34% हो गया है, जो कि कोई ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं देता है। वहीं DIIs का 5% से बढ़ के हो गया 13% तक का, 13.5% तक का, और पब्लिक का 20% से कम होके करीब करीब 16.5% हो गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो प्रमोटर FIIs के पास कंपनी का आधा से ज़्यादा होल्डिंग है, समझ रहे हो। मीन्स कंपनी अच्छे हाथों में है। फिर DIIs ने भी अपने होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है। ये भी दर्शाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी में इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। सो अगर हम मन्नापुरम फाइनेंस का फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटली मन्नापुरम फाइनेंस बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है यार। इसका ROE अच्छा है, ROCE अच्छा है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे से पॉजिटिव है सब चीज़। पर यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कि कंपनी को वैल्यूएशन सही नहीं मिला है। 8.15 का PE है कंपनी का, मतलब वैल्यूएशन बहुत कम है कंपनी का। यानी अभी जो मार्केट में लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इस कंपनी पे उनका ध्यान नहीं है। इस कंपनी के तरफ लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है, जिस कारण से वैल्यूएशन अभी नहीं मिला हुआ है। तो इस वक्त पे अगर इस कंपनी में हम अपना स्टेक ले लें, है अभी कंपनी, आने वाले टाइम में अगर लोग फिर समझ पाते हैं इस कंपनी का वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस बढ़ सकता है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने ज़ीरोधा पे, वहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आप कब इसमें एंट्री लोगे तो सही रहेगा। तो यहाँ हम आ चुके हैं कंपनी के चार्ट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी का फ़िलहाल प्राइस है 169.35 पे, और ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये येलो लाइन है 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। इस लाइन को जब, इस मूविंग एवरेज को जब इस कंपनी का शेयर प्राइस तोड़ेगा, यानी 172 के ऊपर जब मूविंग एवरेज मतलब प्राइस रहेगा, तब इसमें बाइंग अच्छा बन सकता है। फिलहाल देखो तो अभी ये ग्रीन कैंडल बना है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, 2.11% का यहाँ पे जंप दिया है, और वॉल्यूम भी करीब 376
0.062K का वॉल्यूम भी है। और अगर आप RSI भी चेक करोगे तो करीब करीब RSI यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख सकता है, RSI अभी 50 का चल रहा है। तो जब ये RSI 60 पार करेगा तब हम एंट्री लेंगे इसमें, ठीक है। RSI 60 पार करना चाहिए और क्या, और ये जो प्राइस है इस कंपनी का, इस मूविंग एवरेज को तोड़ना चाहिए। मूविंग एवरेज जब ये येलो लाइन को प्राइस तोड़ के ऊपर निकल जाएगा तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पे पैटर्न अगर आप हम देखें तो एक रेजिस्टेंस इसने बनाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है इसने। अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बन चुका है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये अब ऊपर जा रहा है। ये देखोगे अगर आप इस ग्रीन लाइन पे, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है। अब इसको अगर इस लाइन को तोड़ देगा, अगर ये, ठीक है, इसको तोड़ेगा तो इसके नीचे जाने पे फिर हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है। और जब तक इस लाइन के ये ऊपर है, इस लाइन के जब तक ये ऊपर है, 160 से ऊपर है जब तक प्राइस, 160 से जब तक प्राइस ऊपर है कि ये अभी अप ट्रेंड में जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऐसे ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर गया है, फिर नीचे आया, तो फिर हो सकता है सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर जा सकता है प्राइस। अगर आप गौर करोगे तो देखो कुछ ऐसा ही है। और ये है इसका यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट के ऊपर है, बाउंस बैक करा है। यहाँ पर आप देखो, इसको बाउंस बैक इसने करा है, यहाँ पे ये बाउंस बैक कर रहा है। अगर ऐसे करके ये ऊपर जाएगा फिर ऐसे ऊपर जा सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। आप एंट्री कब ले सकते हैं, जब ये मूविंग एवरेज को तोड़ दे। देखो आज ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज के तोड़ दिया इसने। मूविंग एवरेज को तोड़ा था पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज को तोड़ा है इसने, हाई इसका लगा है, पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, क्लोजिंग आया है यहाँ पे। तो जब क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, इस येलो लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और ये कौन सा मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। और जब RSI हो जाए 60 के ऊपर, RSI 60 के ऊपर, 200 मूविंग डे के ऊपर प्राइस, RSI 60 और यहाँ पर ये 200 मूविंग डे एवरेज को तोड़ दे, तो हम इस मन्नापुरम फाइनेंस में एंट्री ले सकते हैं। टेक्निकली ये आ जाएगा अप ट्रेंड में। तो आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने RSI और प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज को यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करके, यहाँ पर मिक्स करके एक टारगेट बनाने की, अगर टारगेट में बताऊँ आपको तो देखो ये रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हो कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये इस प्राइस पे यहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर टारगेट आपको कहाँ तक का मिल सकता है यहाँ से, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन लाइन इसका टारगेट बन सकता है। और यहाँ से करीब करीब अगर आप यहाँ से देखोगे तो करीब करीब मान के चलो 35% का टारगेट तो मिलेगा आपको इजीली आने वाले 3-4 महीने में। तो एंट्री कब लेना है, जब यहाँ पर RSI 60 पार कर जाए और ये प्राइस जब येलो मूविंग एवरेज को तोड़ देगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मूविंग एवरेज कितना है, 172 है। इसको जब तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद हम इसमें एंट्री लेंगे। RSI 60 होना चाहिए और हमारा टारगेट फिर यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहाँ से हो सके तो वो नीचे आ सकता है, पर यहाँ तक का तो टारगेट हमारे पास है। मतलब करीब करीब अगर अपना टारगेट आप देखना चाहोगे तो करीब करीब 220-230 तक का टारगेट हो सकता है। 40% तक का आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है आने वाले 3-4-5 महीनों में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट में बताना। मैं और भी बहुत सारे कंपनियों पर वीडियो बनाऊँगा और भी बहुत सारे कंपनियों पर रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि किस में आप एंट्री ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाने का सबसे बड़ा रूल है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए।
यहाँ पर एंट्री लेने को तो मैं एंट्री ले लूँगा, लेकिन अगर कल को कंपनी थोड़ी सी भी गिरेगी और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तब बेच के निकल जाओगे। इसीलिए भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। आप क्यों एंट्री ले रहे हो, कब एंट्री ले रहे हो, क्या रीज़न है, कहाँ तक का टारगेट है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, ये सब चीज़ें ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताया। कंपनी का वैल्यूएशन कम है, अगर लोग कंपनी को आगे चल के पहचानेंगे तो इसका वैल्यूएशन बढ़ सकता है, प्राइस कंपनी का बढ़ सकता है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। टेक्निकली कंपनी अभी अप ट्रेंड में आएगी जब ये मूविंग एवरेज को तोड़ देगी। 200 मूविंग एवरेज को जब ये प्राइस तोड़ेगा, 172 के ऊपर जाएगा तो ये अप ट्रेंड में आ जाएगा, और जब तक इसके नीचे है ये डाउन ट्रेंड में है। RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।